हेलो एवरीवन। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा नेवी एमआर का पेपर है। ठीक है, उसमें साइंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके, जो कि आपके पीछे साल में आ चुके हैं 2021-22 में, उसके बारे में ये पूरे आपके प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। तो आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, लेवल इनका सेम रहेगा। आपको एग्जैक्ट यही क्वेश्चन देखने को भी मिल सकते हैं और मैं डिटेल वीडियो में भी बताऊँगा आपको इसमें की डिटेल्स जो रहेंगी उसको भी आपको नोट करना है। वहाँ से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको डेली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको डेली वीडियोस मिल सकें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। ऑप्शंस हैं हमारे हीरा, ग्राफीन, राख या तो फिर फुलरीन। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राख। तो कार्बन का इसमें से जो क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है वो क्या है, राख। बाकी जो हैं वो क्रिस्टलीय अपरूप हैं। ठीक है, अगर हम इसमें डिटेल के बारे में बात करें थोड़ा, तो अपरूप कौन कौन से होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। ठीक है ना, क्रिस्टलीय कौन कौन से होते हैं, निश्चित संरचना वाले कार्बन के अपरूपों को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, कार्बन, ग्रेफाइट और फुलरीन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप। अगर हम अक्रिस्टलीय अपरूप के बारे में बात करें तो जिनकी संरचना निश्चित नहीं होती वो क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय रूप कहलाते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे आपके, चारकोल, कोक और कालिक, ये सारे क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय संरचना वाले होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का केल्विन मान कितना होता है। ऑप्शंस हैं -373 केल्विन, 273 केल्विन, 73 केल्विन या तो फिर 373 केल्विन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी 373 केल्विन होता है जो 100 डिग्री सेल्सियस है उसके बराबर। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा डिटेल से अगर बात करें इसके बारे में, तो इसमें जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो कितने केल्विन के बराबर होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273.15। ठीक है, 273.15 केल्विन के बराबर होता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, अमीटर, कूलाम, वॉट या तो फिर जूल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी को पता होगा, क्या होता है, वॉट होता है। मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो देखिए मैं आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ टेलीग्राम में, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वॉट होता है। ठीक है, शक्ति समय की प्रति इकाई स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि समय की प्रति इकाई स्थानांतरित ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं। 1 वॉट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, और शक्ति कैसी राशि होती है, तो ये अदिश राशि होती है। अगर और राशियों के बारे में हम बात करें तो जैसे बल का क्या होता है, एसआई यूनिट न्यूटन होता है। आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। विद्युत आवेश का कूलॉम, प्रेरकता का हेनरी, धारिता का फैरड, प्रतिरोध को अपबाधा और प्रतिक्रिया दोनों बोलते हैं, जिसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा तीनों का मात्रक एक होता है और क्या होता है, वो जूल होता है। ठीक है, तो आपको इतने पॉइंट्स इसमें से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु की खोज किसने की थी। ऑप्शन है हमारे न्यूटन, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन या तो फिर कूलॉम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन ने। तो परमाणु की खोज सर जे थॉमसन ने की थी। अगर हम और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें कि किस चीज़ की खोज किसने की थी, तो इसमें देखिए परमाणु की खोज जो की थी वो की थी डाल्टन ने। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना है। जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी, जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की। अगर स्थित वैद्युत आकर्षण का नियम की बात करें तो उसकी खोज कूलाम ने की थी। गति के नियम की खोज किसने की थी, न्यूटन ने की थी। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, तो मैक्स प्लैंक ने दिया था क्वांटम सिद्धांत। और प्रकाश विद्युत प्रभाव जिसका सूत्र होता है E = mc², ये किसने दिया था, तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। और परमाणविक संरचना का किसने उदाहरण किया था, तो ये किया था नील बोर और रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी चीज़ें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से क्या न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। चलना, बंदूक से गोली चलना, रॉकेट लॉन्च या उपरोक्त सभी।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी जो हैं वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के उदाहरण हैं। चलना भी होता है, बंदूक से निकली हुई गोली भी, और रॉकेट लॉन्च भी। ठीक है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या बताता है? न्यूटन का गति का तीसरा नियम बताता है कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। चलने के दौरान हम जब जमीन पर बल लगाते हैं तो वहाँ पे प्रतिक्रिया बल हमें आगे की ओर बढ़ाता है, मतलब वहाँ प्रतिक्रिया भी लग रही है और विपरीत भी बल उसमें लग रहा है। ठीक है, अगर हम बंदूक से निकली गोली के बारे में बात करें तो जब कोई गोली चलाता है तो एक प्रतिक्रिया बल, जैसे उससे बंदूक से गोली निकली तो वही बल उसको लगता है और वो पीछे की ओर थोड़ा उसको धक्का लगता है। तो ये भी न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर ही आधारित होता है। सेम उसी तरह से जैसे रॉकेट लॉन्च होता है तो वो ज़मीन को धकेलता है। ठीक है, जैसे रॉकेट लॉन्च होगा तो वो अपना बल पीछे की ओर भी लगाता है, तो मतलब आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों हो रहा है। मतलब ये कौन सा नियम होगा? ये थर्ड लॉ होगा न्यूटन का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? माध्यम में ध्वनि तरंगों के वेग पर, ध्वनि तरंगों के आयाम पर, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पर, या ध्वनि तरंगों की आवृत्ति और वेग पर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि तरंगों का आयाम। ठीक है, तो ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो आपको इनको बिल्कुल याद ही कर लेना है। ठीक है, ध्वनि तरंग क्या होती है आपको ये याद रख लेना है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। उच्च तारत्व की ध्वनि को तीक्ष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? तीक्ष्ण। और इसकी आवृत्ति भी क्या होती है? उच्च होती है। अगर कम तारत्व की ध्वनि होगी तो उसको भारी कहा जाता है और इसकी आवृत्ति क्या होगी? इसकी आवृत्ति कम होगी। प्रबलता तीव्रता या आयाम के साथ साथ कान की संवेदनशीलता पर भी निर्भर करती है। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? तो इसको ज्ञात किया था ओलास रोमर ने, मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें हम तो सबसे पहले इन्होंने दिया था ओलाउस रोमर ने प्रकाश की गति को सबसे पहले मापा था। प्रकाश की गति होती कितनी है? ये होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसे विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रसारित किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें, वायु के बाद निर्वात में प्रकाश की गति अधिकतम होती है। सबसे ज़्यादा किसकी होती है? वायु की होती है। उसके बाद किसकी होती है? निर्वात की सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछे, 4 ऑप्शंस दिए थे तो सबसे ज़्यादा वायु की होगी। वायु के बाद फिर निर्वात की होती है प्रकाश की गति अधिकतम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एलपीजी का मुख्य संघटक क्या होता है? मीथेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन या तो फिर प्रोपेन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी ब्यूटेन। ठीक है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो मुख्य संघटक होता है वो क्या होता है? वो होता है ब्यूटेन होता है। अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो इसमें कुल मिलाकर के एलपीजी ब्यूटेन का मुख्य घटक होता है। ठीक है, एलपीजी गैस सिलेंडर में संग्रहित किया जाता है। इसका यूज़ किस में होता है? खाना पकाने के लिए। आपको तो पता है जो घर में होता है गैस उसी को हम एलपीजी बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब अगला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन का मान कितना होता है? ऑप्शंस हैं हमारे 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁶, -10 या तो फिर -2। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁻⁴। तो 1 माइक्रोन में 10⁴ माइक्रोन होते हैं। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो ये आपसे हमेशा पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा आगे के एग्ज़ाम में आपके कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है? तो 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻³ मिलीमीटर। तो 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? 10⁻6 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। ठीक है, और माइक्रोन के रूप में 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁴ माइक्रोन। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आर्मी जीडी के लिए सुपर 30 बैच लॉन्च किया था, उसका ये सिलेक्शंस के प्रूफ हैं। उसमें सिर्फ 30 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से सभी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर मैंने कुछ प्रूफ लगाए हुए हैं। ठीक है, ये आर्मी जीडी का है जिसका एग्ज़ाम टेक्निकल और क्लर्क का होता है उसका।
ठीक है। तो सेम उसी तरह हमने आर्मी जीडी की तरह ही नेवी एमआर के लिए आपके 100% सिलेक्शन बैच लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी रहेगी। पूरा आपका सिलेबस होगा, क्लासेस भी होंगी, आपकी टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिलेगा और पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेंगी। क्लासेस जो होंगी हमारे एप्लीकेशन इंडियन रोजगार में स्टार्ट हो चुकी हैं 1 जून से, ठीक है। तो इस बैच को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर लें, आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएगी। ध्यान रखना है कि बिल्कुल 100% गारंटीड सिलेक्शन बैच है। चाहे आप कितने भी किसी भी स्टेट से हो, आपको पूरा सिलेक्शन की 100% गारंटी रहेगी, ठीक है, जैसे कि आर्मी जीडी में हमने किया था। तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप वहाँ से पूरी डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कार्बोरेटर किस इंजन में होता है। ऑप्शंस हैं डीजल और पेट्रोल दोनों में, भाप में, पेट्रोल इंजन में, या तो फिर डीजल इंजन में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा पेट्रोल इंजन, ठीक है। तो कार्बोरेटर जो होता है वो किस इंजन में होता है, वो होता है पेट्रोल इंजन में। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सारी डिटेल्स आपको दी हुई हैं कि कार्बोरेटर क्या होता है, उसको कैसे यूज़ में लाते हैं, किसका मिक्सचर होता है, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा कण अस्थिर होता है। इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, प्रोटॉन, या तो फिर न्यूट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण और प्रोटॉन स्थिर कण होते हैं। कैसे होते हैं? स्थिर कण होते हैं। लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है वो कैसा होता है? अस्थिर कण होता है। अगर इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो देखिए, अल्फा कण का आवेश 2 इलेक्ट्रॉन है और इसका हाइड्रोजन का कितना होता है? ये 4 गुना होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो ये परमाणु के नाभिक के अंदर होते हैं और ये उदासीन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो ये ऋणात्मक आवेशित कण होते हैं और इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। अगर प्रोटॉन के बारे में बात करें तो प्रोटॉन नाभिक में होते हैं और ये धनावेशित होता है, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आपको इससे याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस एंटीसेप्टिक का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है? फॉस्फोरिक, साइट्रिक, सल्फ्यूरिक, या तो फिर बोरिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा एंटीसेप्टिक का मतलब पूछ रहा है, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक के लिए किया जाता है बोरिक अम्ल का यूज़, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में, औषधि के रूप में, ठीक है। साइट्रिक अम्ल की बात करें तो ये खट्टे फलों जैसे नींबू वगैरह में पाया जाता है। फॉस्फोरिक अम्ल की बात करें तो फॉस्फोरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H3PO4 होता है और ये एक दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो इसका सूत्र होता है H2SO4 और ये खनिज अम्ल होता है जो कि सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनता है, ठीक है। आपको इतनी चीज़ें इससे याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लेंज का नियम किसके संरक्षण का परिणाम होता है? आवेश, संवेग, ऊर्जा, या तो फिर आवेश और ऊर्जा दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। लेंज का नियम क्या होता है? लेंज का नियम प्रेरित धारा हमेशा उस कारण का विरोध करने के लिए है जिन्होंने उसे उत्पन्न किया है। मतलब प्रेरित धारा हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिसने उसे उत्पन्न किया है, ठीक है। यही लेंज का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग को क्या कहते हैं? अवश्रव्य, पराश्रव्य, पराध्वनिक, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अवश्रव्य तरंगे, ठीक है। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो आवृत्ति फ्रिक्वेंसी वाली तरंगे होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें श्रव्य तरंगों के बारे में तो श्रव्य तरंगे होती हैं 20 हर्ट्ज से 20,000, जिनको हम अवश्रव्य भी बोलते हैं, ठीक है। अपश्रव्य तरंगे कौन सी होती हैं? 20 हर्ट्ज से कम। इसका पता मनुष्य नहीं लगा सकता, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं? अपश्रव्य तरंगे। और पराश्रव्य तरंगे कैसी होती हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा, उन्हें हम क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। और जो गारंटीड सिलेक्शन बैच है मैंने आपको दिखा दिए हैं प्रूफ, इतने बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं
30 बच्चे थे, 30 में से 30 पूरे हुए थे। मैंने कुछ प्रूफ रखे हुए हैं यहाँ पर सिर्फ। तो आप उसी तरह से हमने नेवी एमआर के लिए भी लॉन्च कर दिया बैच। क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। इस नंबर पे आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। धन्यवाद।